हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आलोक और आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं और हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी देखने वाले हैं। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में दो तरह के लॉ हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेगमेंट में, और इसका इम्पॉर्टेंस आईआईटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ज़्यादा है। बोर्ड के एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अक्सर आईआईटीज़ या नीट में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में दो लॉ हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसका पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल। अब ये जो पहला लॉ है, ये लॉ क्या कहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, द साइज एंड द शेप ऑफ एनी क्रिस्टल मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। साइज और शेप किसी भी क्रिस्टल का वेरी कर सकता है कंडीशन के बेसिस पे, बट द इंटरफेसियल एंगल ऑलवेज रिमेन द सेम। लेकिन इंटरफेसियल एंगल हमेशा सेम होगा। बात को समझिए, किसी भी क्रिस्टल का शेप साइज, मान लीजिए कि मैं शुगर सोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन कर रहा हूँ, शुगर का क्रिस्टल बना रहा हूँ, तो उसका शेप और साइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनमें जो आपका क्यूबिक सेल बना होगा, जो क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स ने मिलकर क्रिस्टल लैटिस को बनाया होगा, उनका जो इंटरफेसियल एंगल है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम होगा। चाहे वो क्रिस्टल बहुत बड़ा हो, चाहे वो क्रिस्टल छोटा बन रहा हो, इंटरफेसियल एंगल उस पर डिपेंड नहीं करती। तो लिखिए, साइज एंड शेप ऑफ एनी क्रिस्टल, साइज एंड शेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइज एंड की जगह ऑफ हो गया, एंड शेप ऑफ एनी क्रिस्टल may vary and depends on the condition, but the interfacial angle ये क्या होंगे, ये कभी इंटरफेसियल एंगल ऑलवेज रिमेन द सेम। इंटरफेसियल एंगल कभी चेंज नहीं होंगे, इंटरफेसियल एंगल ऑलवेज रिमेन सेम। ओके। अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहां पे हमारा कोई क्रिस्टल बना है और ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल बना रहा हूं। यहां पे इंटरफेसियल एंगल, ये इंटरफेसियल एंगल है, दो फेस के बीच में जो एंगल है दैट इज इंटरफेसियल एंगल। ये क्रिस्टल चाहे इतना बड़ा बने या ये क्रिस्टल इतना बड़ा बने, क्रिस्टल बड़ा हो छोटा हो, इनके एंगल्स कभी भी वेरी नहीं करते। ओके। साइज बड़ी हो सकती है, साइज छोटी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो आइए कंडीशंस को देखेंगे, तो साइज और शेप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं साइज ऑफ क्रिस्टल। साइज से शुरू किए हैं तो साइज ऑफ क्रिस्टल। तो आइए पहली हेडिंग लगाते हैं कि साइज ऑफ क्रिस्टल क्या होता है। साइज ऑफ क्रिस्टल ये क्या कहता है। अब देखिए कि मान लीजिए हमने एक शुगर का सॉल्यूशन लिया, हमने शुगर का सॉल्यूशन लिया इस बीकर में, ठीक है, इस बीकर में हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। और इस शुगर सॉल्यूशन को हम क्या करना चाहते हैं, क्रिस्टलाइज करना चाहते हैं। तो
शुगर सोल्यूशन किस फॉर्म में है? सैचुरेटेड फॉर्म में, मतलब सैचुरेट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा शुगर इस सोल्यूशन में नहीं घोली जा सकती। तो ये शुगर सोल्यूशन है और ये कैसी है? सैचुरेटेड है। और इसको जब हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, देखिए यहाँ पे मैं बहुत उधर में मुझे सेप बताना है, मैं रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दूं, रूम टेम्परेचर RT लिखा है मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूं तो यहाँ इवापोरेशन शुरू होगा, धीरे 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 स्लो प्रोसेस में इवापोरेशन होगा, टाइम इज मोर। तो यहाँ पे टाइम क्या लगा? टाइम इज हाई, और टाइम हाई है, रूम टेम्परेचर पे आपने छोड़ दिया है, शुगर के क्रिस्टल बनना शुरू होंगे। तो इस बीकर में शुगर के क्रिस्टल बनने शुरू होंगे, धीरे 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 शुगर के क्रिस्टल बनने शुरू होंगे, ठीक है। और एक के ऊपर एक ये लेयर बनाना शुरू कर देगी, लेयर बननी शुरू हो गई, ठीक है। द साइज ऑफ क्रिस्टल इज लार्ज। साइज ऑफ क्रिस्टल यहां पे कैसा होगा? लार्ज होगा। साइज ऑफ क्रिस्टल इज लार्ज, ओके। दूसरी कंडीशन हम लोग इसी में लेते हैं कि हमने क्या किया कि अगर यही शुगर सोल्यूशन हमने यहां पे लिया है, ओके, तो यहां पे भी हमने शुगर का सोल्यूशन लिया है, शुगर सोल्यूशन है हमारे पास, ये भी सैचुरेटेड है, और इसका इवापोरेशन करने के लिए हमने इसको फ्लेम पे रख दिया, द टाइम ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस, क्योंकि इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो फ्लेम पे रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम डिक्रीज होगा, तो टाइम कम लगा, और क्रिस्टलाइजेशन यहां पे भी हुआ, क्रिस्टलाइजेशन यहां पर भी हुआ, ठीक है, यहां पे भी क्रिस्टल बने। लेकिन ये जो क्रिस्टल होंगे, ये जो क्रिस्टल की साइज होगी, चूंकि इन्होंने तुरंत स्टार्ट कर दिया क्रिस्टलाइजेशन, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे जैसे इवापोरेशन होगा दोनों कंडीशन में, तो वो क्या होंगे? सुपर सैचुरेटेड होते चले जाएंगे। तो यहां पर जो क्रिस्टल बनेंगे, द साइज ऑफ द क्रिस्टल इज स्मॉलर। मैं देख रहा हूं कि कहीं मैं आपके स्क्रीन से बाहर ना चला जाऊं। साइज ऑफ क्रिस्टल क्या होंगे? स्मॉल होंगे, ओके। तो आपने देखा कि अगर हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड ज्यादा रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे लेयर बनते हैं, साइज ऑफ क्रिस्टल बड़े बनते हैं। वहीं अगर आपने कंडीशन क्या किया, हाई टेम्परेचर पे फ्लेम पे डाल दिया, इवापोरेशन हुआ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ने क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया, तो वो क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे, अब इस कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं, द साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं इस चीज को कहां लिख दूं? चलिए इधर लिखता हूं, फिर मिटा के हम लोग दूसरी बात करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि क्या कंडीशन आई, द साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन the size of crystal depends upon the rate of crystallization। मतलब कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर ज्यादा है तो साइज छोटी पड़ेगी, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर ज्यादा है तो साइज क्रिस्टल की छोटी होगी। तो एक तरह से हम कहें कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई, साइज के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ क्रिस्टल के बारे में, ओके। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं मिटाने जा रहा हूं, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। हूं आपको शेप ऑफ क्रिस्टल, शेप ऑफ क्रिस्टल। अब देखिए, अगर हम लोगों ने मान लीजिए कि कोई एक सोल्यूशन लिया है और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिए, उसको हम लोग
क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम क्लोराइड क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों का दूसरा क्या था, शेप ऑफ क्रिस्टल, तो यहां पे अगर हमने एक्वस NaCl का सॉल्यूशन लिया और इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए लेकर चल रहे हैं, हम यहां क्रिस्टलाइजेशन कराना चाहते हैं, तो एक्वस NaCl क्रिस्टल में चेंज होगा और उसका जो शेप होगा वो क्यूबिक होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है NaCl के लिए 6:6 कोऑर्डिनेशन का जो है क्यूबिक बनता है। अब अगर इसी एक्वस NaCl में इस सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा यूरिया डाल दें, तो अगर दूसरी कंडीशन देखिए, कंडीशन हमने किस तरह से चेंज की, हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक्वस NaCl में अगर हमने यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डाल दिया और अब इसका क्रिस्टलाइजेशन कराना चाहेंगे, तो अब क्रिस्टलाइजेशन से आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो हम लोग कह रहे थे द साइज एंड शेप ऑफ एनी क्रिस्टल में वेरी डिपेंड्स ऑन द कंडीशन पे शेप और साइज चेंज हो सकते हैं। तो साइज को हमने पहले देखा कि कंडीशन आपने किस तरह से चेंज की, आप फ्लेम पे रख रहे हो या लो टेम्परेचर पे रख रहे हो। दूसरी हम लोगों ने शेप देखा कि जैसे ही हमने NaCl में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डाल दिया तो उसका जो शेप है वो चेंज हो गया। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि द शेप ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं द शेप ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो नोट इट डाउन, फिर मैं मिटा दूं 1 2 3 4 5। तो इंटरफेसियल लॉ हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर लिया, इंटरफेसियल एंगल के लिए जो लॉ कहा गया। आइए दूसरा लॉ जो है दैट इज द लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहती है? लॉ ऑफ सिमेट्री कहती है ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस पॉजेस सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस, लिखिए पहले इसको लिखिए फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो दूसरा हमारे पास लॉ क्या है? लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री कहती है ऑल क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंस, ऑल क्रिस्टल ऑफ सेम substance possess same element of symmetry। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म possess same element of symmetry। ओके, तो सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कह लीजिए। तो ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस से बने हुए क्रिस्टल के बीच में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सेम। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसको समझना जरूरी है। तो आइए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री समझते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये क्या होती है? देखिए, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीन तरह की होती हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीन तरह की होती हैं। पहली है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ
सिमेट्री, और तीसरी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीन तरह की सिमेट्री आपको देखनी है, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, अब इस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को एक एक करके पढ़ने में के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्यूब का एग्जांपल लेकर इसको समझेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्यूब ऑफ सिमेट्री, क्यूब को लेकर हम उसकी सिमेट्री को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते किसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने कहा कि मैं एक क्यूब लेकर इसको समझाना चाहूं, ठीक है। A plane of symmetry is any plane that divides the cube into two equal halves, ठीक है। वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब या ऐसा प्लेन जो, तो यहां पे लिखिए एनी प्लेन that divides the crystal into, क्रिस्टल का मतलब है कि क्यूबिक सेल को कहते हैं, ठीक है, into two equal halves। ऐसा प्लेन जो क्रिस्टल को यानी कि क्यूब को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, उसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो आइए प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब वो कौन कौन से ऐसे प्लेन होंगे जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने के लिए हमारे पास दो तरह के प्लेन आएंगे। एक तो आएगा रेक्टेंगुलर प्लेन और दूसरा आएगा डायगोनल प्लेन। तो यहां पे दो तरह की बातें हो गई। अब इसको हम लोगों ने दो तरह में डिवाइड कर दिया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में पहला हो गया रेक्टेंगुलर और दूसरा हो गया डायगोनल। अब रेक्टेंगुलर को देखिए, रेक्टेंगुलर को समझते हैं। अब रेक्टेंगुलर में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास ये क्यूब है, अब इसके रेक्टेंगुलर प्लेन कितने हो सकते हैं? ओके, तो आइए एक रेक्टेंगुलर प्लेन हम लोग देखते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन हो सकता है। ठीक है, जिससे हम इस क्यूब को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया। आइए दूसरे रेक्टेंगुलर प्लेन को देखते हैं। ये भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन हो सकता है जिससे हम इस क्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आपको इस फेस और इस फेस को मिला दिया, इस फेस और इस फेस को मिला दिया। एक आपका इस फेस और इस यहां से भी जो पीछे वाला फेस है और आगे वाले फेस से। ओके, चलिए इस तरह से मैं यहां से बनाता हूं। ये देखिए, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ठीक है, तो ये भी एक प्लेन होगा जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो आपको कुल टोटल कितने प्लेन मिले जो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं? तो यहां पे टोटल प्लेन, रेक्टेंगुलर में टोटल प्लेन कितना मिल गया हमको? टोटल इज इक्वल टू 3।
तीनों फेस से रेक्टेंगुलर प्लेन ने क्यूब को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ओके, आइए डायगोनल को देखते हैं। अब डायगोनल की बात करेंगे तो यहां पे हम लोगों ने एक क्यूब बनाया। अब डायगोनल का मतलब है कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर से एक क्या किया गया, आई एम सॉरी, पूरे प्लेन को बनाना है, मैंने एक डायगोनल बना दिया। ये वाली प्लेन देखिए जो यहां से चल रही है, और ये वाली प्लेन, मतलब ये पर्टिकुलर प्लेन है जो इस क्यूब को डिवाइड कर देगा दो इक्वल हाफ्स में, डिवाइड कर देगा। तो यहां पे कुल ऐसे कितने प्लेन होंगे जो इस क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मतलब एक, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मतलब कि दो। आप ये देखिए कि दो कॉर्नर मिलकर एक बना रहे हैं, दो कॉर्नर मिलकर एक प्लेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 12 कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना। ये दो मिले, फिर ये वाला और ये वाला मिल सकता है, तो टोटल यहां पे कितने बनेंगे, 6। टोटल यहां पे ऐसे कितने प्लेन होंगे, 6 प्लेन होंगे, 6 डायगोनल प्लेन होंगे फ्रॉम द ईच फेस। अब इस फेस की बात करेंगे तो इस फेस पे दो बन रहे हैं, ठीक है ना। यहां से आपने इसको मैच किया, यहां से आप इसको मैच करेंगे तो दिख गया। तो दो फेसेस ने मिलकर दो बनाए, तो 6 फेसेस मिलकर कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। बात समझ गए। तो टोटल डायगोनल में 6, रेक्टेंगुलर में 3। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की, जिसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री ने कुल टोटल कितना दे दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री ने कुल टोटल कितने स्ट्रक्चर दे दिए, कितने ऐसे सिमेट्री दे दी, 9। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझते हैं। तो मैं मिटाता हूं, देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा हमारे पास, पहला हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री को देख लिया, दूसरा हमारे पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसको समझना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझना है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसको इस तरह से समझेंगे। जैसे पहला सुनिए कि इसमें जो ए पॉइंट है दैट इज द टेट्राइड, इसको हम लोग टेट्राइड कहते हैं। और टेट्राइड का मीन्स होता है 4 फोल्ड स्ट्रक्चरल सिमेट्री। टेट्राइड मीन्स 4 फोल्ड स्ट्रक्चरल सिमेट्री। 4 फोल्ड स्ट्रक्चरल सिमेट्री का मतलब यह है कि एक एक्सिस ऐसी है हमारे पास जिससे कि अगर उस पूरे क्यूब को हम एक बार रोटेट कर दें, कंप्लीटली एक बार रोटेट कर दें, तो सेम जो स्ट्रक्चर है, सेम क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर रिपीट होता है 4 बार, ठीक है। तो 4 टाइम्स इक्वल अपीयरेंस शो करता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि, अब जैसे इसको पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है, और इस क्यूब में हमारे पास यहां पे और यहां पे, यहां से हमने एक एक्सिस पुट की, ठीक है, ये एक्सिस, ये एक एक्सिस है, ठीक है। और इस एक्सिस पे अगर हम इसको रोटेट करते हैं, अगर हम इस क्यूब को रोटेट करते हैं, तो ऐसे फेशियल स्ट्रक्चर हमको एक बार रोटेशन करने में 4 बार दिखेंगे। स्ट्रक्चर का अपीयरेंस 4 टाइम्स रिपीट होगा। सामने वाला स्ट्रक्चर इधर घुमाया, ये वाला फेस उधर घुमाया, वो वाला फेस, फिर ये घूमकर, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में आपको 4 टाइम्स ऐसा होगा कि सेम स्ट्रक्चर अपीयर होंगे, ठीक है, इक्वल अपीयरेंस।
तो इसको लिख लीजिए, एन एक्सिस बाय विच a crystalline structure rotates then 4 times identical appearance an axis by which a crystalline structure rotates then 4 times identical appearance shown दिखेगा, या appearance will show, इसको लिख लीजिए will show। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, टेट्राइड दिया गया। एक ऐसी एक्सिस जिसके बेसिस पे अगर हम स्ट्रक्चर को रोटेट करते हैं तो हमको 4 बार सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो अब ऐसी कितनी एक्सिस हो सकती हैं, तो एक एक्सिस तो हमने इस फेस से इस फेस में डाल दिया, दूसरी एक्सिस हम लोग इस फेस से इस फेस में डाल सकते हैं, तीसरी एक्सिस हम लोग दूसरी एक्सिस आप यहां से यहां डाल सकते हैं, यहां से यहां डाल सकते हैं। ओके, तीसरी एक्सिस आप लोग आगे से पीछे की तरफ डाल सकते हैं ऐसे। तो यहां पे टोटल कितना बनेगा, टोटल इज इक्वल टू 3, टोटल इज इक्वल टू 3। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं, टेट्राइड बी, टेट्राइड हो गया, ट्राइड अब वही होगा। ट्राइड का मतलब 3-fold स्ट्रक्चरल सिमेट्री, 3-fold स्ट्रक्चरल सिमेट्री, 3-fold structural symmetry. An axis by which a crystalline structure rotates, then 3 times identical appearance will show. 3 बार आइडेंटिकल अपीयरेंस आपको शो हो तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइड। तो यहां पे लिख लीजिए, an axis by which a crystalline structure rotates then 3 times identical appearance will show। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस होगी देख लीजिए, ये हमारा क्यूब है, अगर यहां से यहां तक की एक्सिस मतलब कि क्यूब डायगोनल अगर हम देखेंगे तो क्यूब डायगोनल की जो एंगल होगी इसके बेसिस पे अगर हम घुमाएंगे तो हमको 3 बार सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, 3 बार सेम स्ट्रक्चर दिखेगा। तो एन एक्सिस बाय विच अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रोटेट्स देन 3 टाइम्स आइडेंटिकल अपीयरेंस विल शो, 3 बार आइडेंटिकल अपीयरेंस आपको शो होगा, तो इस एक्सिस को हम लोग ट्राइड कहते हैं। अब यहां पे ऐसे कितने एक्सिस होंगे, टोटल कितने एक्सिस होंगे भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 4 डायगोनल होंगे, तो टोटल कितने एक्सिस हुए, टोटल इज इक्वल टू 4। ओके, ठीक, आ गया बात समझ में। चलिए डायड को, थर्ड जो टाइप है इसका डायड, उसको मैं मिटाकर करूंगा, तो नोट करिए, मैं रब करता हूं। थर्ड इज डायड। डायड का मतलब 2-fold स्ट्रक्चरल
टू फोल्ड स्ट्रक्चरल सिमेट्री। अच्छा, आइए डायड को देखते हैं भैया, ये कौन सा है। तो अगर हमारे पास एक क्यूब है, अगर हमारे पास एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, और इस क्यूब में ऐसी एक एक्सिस बताइए जो 2 बार उसको एक कंप्लीट रोटेशन के बाद आपको 2 बार सेम अपीयरेंस दिखता हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एज का सेंटर है और इस एज का सेंटर, अगर आप इन दोनों से एक एक्सिस लेकर घुमाते हैं तो आपको इसमें टोटल कितने बार, एक रोटेशन में कितने बार आइडेंटिकल लैटिस दिखेंगे, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखेगा? 2 बार। ठीक है, तो इसको हम लोग डायड कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, एन एक्सिस बाय विच a crystalline structure rotate once, then 2 times identical appearance will show। ओके, 2 बार आइडेंटिकल अपीयरेंस आपको शो होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? 2 बार। तो आप कोई भी क्यूब लेकर जरा सोचिए उसको ध्यान से। तो बहुत सारे आपके पजल गेम आते हैं जो क्यूब वाले लेके हाथ में, सोचो इसको। 2 टाइम्स आइडेंटिकल अपीयरेंस विल शो। मैं दिखाता, एक्चुअल में मैं वीडियो के पहले बनाने से पहले मुझे ध्यान था कि मैं लेकर उसको दिखाऊं, लेकिन अभी भूल गया मैं लेना उसको। चलिए, अब वो कहीं पड़ा होगा। तो 2 टाइम्स आइडेंटिकल अपीयरेंस विल शो। अब यहाँ पे ये ऐसे कितने होंगे? अब देखिए, एक फिर इसको एज को उठाया और इस एज को उठाया, तो 2 एज से आपको 1 मिल गए। टोटल एज कितने होते हैं? 12। तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 6। टोटल 6 स्ट्रक्चर ये बन गए। ओके, तो ये हम लोगों ने सी था डायड। आइए, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री देख ली, हम लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख ली, और थर्ड हमारा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैं यहीं पे थर्ड करूंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन एनी स्ट्रक्चर 1 सेंटर इज प्रेजेंट। किसी भी क्यूब में एक ही सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। तो ओनली 1 सेंटर in any cube, hence 1 center of symmetry। okay, 1 cos। चलिए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो अब टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर हमको निकालनी हो, ये सब क्या थे? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अगर आपसे कोई कहे कि टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री निकाल के बताओ हमको, NaCl का स्ट्रक्चर है, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? तो आप निकालोगे कि सर टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या क्या रखेंगे? हम लोग रखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम लोगों ने देखा था कि जो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, वो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी थी सर? 3 थी सर। जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री थी वो कितनी थी? 6 थी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जब हम टेट्राइड बना रहे थे, टेट्राइड का मतलब है, तो वहां पे 3 एक्सिस मिली थी आपको हर एक फेस से, तो यहां पे कितनी हो जाएगी? 3। आपने ट्रायड बनाया, तो ट्रायड में आपको कितनी मिली? ट्रायड में आपको कितना मिला? 4 मिला। डायड में आपको कितना मिला? 6 मिला। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी मिली? 1 मिली। तो टोटल कितना हो गया भाई? 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16 + 6 22 + 1 = 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलती है।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी में, तो नोट कर लीजिए। आगे एक आध क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। ओके, तो नोट करिए। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं, आप भी साथ साथ लिख लीजिए। अ सॉलिड crystal is made up of atom X, Y and Z. X, Y and Z. आगे देखिए, if X is present at corner, Y is present at face center, and Z is present at center of cube, and if the atoms are removed from any two plane that pass through the face center, then what will be the structure of, what will be the formula of compound? चलिए, यहां पे दिया हुआ है कि ये एक क्यूब है, यहां पे कहा जा रहा है कि x कभी कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये x है, और कहा गया कि y कहाँ प्रेजेंट है, y फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो सभी फेस सेंटर पे बना दीजिए y, ये सब y हैं। तीन तीन छः हो गए, ठीक है। और कह रहा है कि z इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ये z है, ये z है। और कह रहा है कि अगर दो प्लेन ऐसे प्लेन जो कि फेस सेंटर से होकर गुजरते हों, अगर उन पे प्रेजेंट सारे एटम को हटा दिया जाए। अब देखिए, अगर ना हटाया जाता तो क्या होता, x इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, ओके। y इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1। मतलब अगर ना हटाए जाते तो इसका फार्मूला आता x, y, 3 और z। लेकिन अगर दो ऐसे प्लेन बता दिए जाए, अब मान लीजिए कि ये एक प्लेन उठाया आपने, मतलब ये प्लेन आपने उठाया और यहां से आपने डिलीट मार दिया। अब डिलीट मार देंगे तो इस फेस का एक गया, इस फेस का एक गया, सेंटर तो गया ही गया, तो सेंटर भी चला गया, तो सेंटर चला गया भाई। मतलब एक प्लेन अगर आपने हटा दिया तो एक प्लेन से दो फेस सेंटर गायब हो गए, तो दो फेस सेंटर गायब हो गए, मतलब 2 इंटू 1/2 गायब हो गया यहां से, ओके। दूसरी प्लेन से भी उड़ाएंगे तो सेंटर तो ऑलरेडी पहले से भी उड़ चुका है, दूसरी प्लेन से भी अगर उड़ाएंगे तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल कितने एटम उड़ रहे हैं, 4 इंटू 1/2 इन द केस ऑफ वाई, तो 2 यहां पे कम हो गए, -2 हो गया।
ऊपर से जेड क्या हो गया, जेड तो चला गया, उस प्लेन से आने वाले सारे एटम को आपने हटा दिया, तो जेड भी हट गया। तो अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्स y3 था तो y2 हटा दिया तो आपके y जेड है ही नहीं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, XY। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करिए इस तरह के क्वेश्चंस का। तो इन द लास्ट मैं ये कहूँगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हों या जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ओके, उन स्टूडेंट्स को भेजिए ताकि वो इसको पूरा देख सके। तो इन द लास्ट धन्यवाद आपको, और मैं चाहूँगा कि आप एंजॉय करिए लेक्चर को, आगे आने वाले लेक्चर्स को भी। तो मैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट लेक्चर भी दूंगा। थैंक यू।